हेलो फ्रेंड्स, अथर्व सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पीसीएस परीक्षा की दृष्टि से हम लोग जो प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं, तो हमने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का हमने जो चर्चा कर लिया है, और आज हम चलते हैं, शुरू करते हैं आधुनिक इतिहास और स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं 2020 के प्रश्नों से। दोस्तों, 2020 में जो पहला प्रश्न पूछा गया है आधुनिक इतिहास से, उसमें पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा 1919 में आईएलओ के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था। तो आईएलओ का मतलब होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक वैश्विक संगठन है मजदूरों की, श्रमिकों की। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1919 ईस्वी में। ठीक है, 1919 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। तो इस सम्मेलन में 1919 में ही जब एक पहला सम्मेलन हुआ था वाशिंगटन में, तो वहाँ पे हर देश से प्रतिनिधि गए थे। तो यहाँ पे भारत सरकार द्वारा एन एम जोशी को जो है प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था। ठीक है, ये प्रतिनिधि बना करके भारत सरकार द्वारा भेजा गया था। और इनके साथ जो है बीपी वाडिया इनके सहायक के रूप में भेजे गए थे। ठीक है, तो ये 1915 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। 1919 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वाशिंगटन डीसी में हुआ था। वहाँ पे भारत के प्रतिनिधि के रूप में भारत सरकार द्वारा श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में एन.एम. जोशी, ठीक है, एन.एम. जोशी को भेजा गया था। और इनके साथ साथ बीपी वाडिया भी गए थे, जो इनके सहायक के रूप में गए थे। ठीक है, और अगर हम बात करें भारत में श्रमिक संगठन की, तो आप जानते हैं ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है श्रमिक संगठन था। इसकी स्थापना 1920 में बम्बई में की गई थी। ठीक है, 1920 में बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 मुंबई। ये पूछा भी गया कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1920 में हुई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना मुंबई में की गई थी। और इसी संगठन के प्रतिनिधि के रूप में एन.एम. जोशी जो है 1920 में प्रथम आईएलओ संगठन में शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, एक्स ला सैपेल 1748 की संधि के संदर्भ में कथनों के बारे में व्याख्या करना है। तो पहले हम ये जानें कि ये संधि किसके बीच हुई थी और कब हुई थी। तो आप जानते हैं कि एक्स ला सैपिल ये संधि भारत से संबंधित नहीं है, ये यूरोप की संधि है। और यूरोप में किसके साथ हुई थी ये संधि? यूरोप में जो है ये संधि जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से जुड़ी हुई थी। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से जुड़ी हुई संधि थी। और इस संधि 1748 में यह संधि संपन्न हुई। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के यह संधि संपन्न हुई। और इससे क्या हुआ कि इस संधि में ये जुड़ी हुई थी। और इस संधि का प्रभाव ये था कि आप जानते हैं कि फ्रांस और ब्रिटेन
ये दो देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हर जगह लड़ रहे थे, और इन्हीं के जो भारत में प्रभाव था, तो इंग्लैंड, देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है ये किसके बीच हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से 48 में कर्नाटक का प्रथम युद्ध कहा जाता है। 46 से 48 तक चला था। और जैसे ही ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के संबंधित समस्या दूर हुई और एक्स-लास-शैपेल संधि संपन्न हुई, तो वहाँ पे इस संधि के तहत मामला सुलझ गया। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे अमेरिका का लुईसबर्ग, ये जो है लुईसबर्ग अमेरिका में, यह जो है फ्रांसीसियों को दिया गया। इस संधि के तहत जो है ये ब्रिटेन ने फ्रांसीसियों को सौंप दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जब फ्रांसीसियों को सौंप दिया तो फिर फ्रांसीसियों ने अंग्रेज़ों को जो है मद्रास यहाँ से पुनः मिल गया। यानी कि इस संधि के द्वारा जो है फ्रांस ने मद्रास को इंग्लैंड को सौंप दिया, और अमेरिका का लुईसबर्ग इंग्लैंड ने फ्रांस को सौंप दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये संधि समाप्त हुई। तो इस संधि का परिणाम ये हुआ कि यहाँ भारत में भी प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया और अंग्रेज़ों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इसका विकल्प क्या है? दोनों सही उत्तर होगा। और एक्स-लास-शैपेल संधि 1728 में हुई थी, ये भी याद रखेंगे आप। क्रम भी लगाने को आता है कब हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न सुमेलित करने वाला है, और इसमें शस्त्र अधिनियम और ब्रिटिशकालीन अधिनियम दिए गए हैं और उनसे जुड़ा हुआ वर्ष है। इसी को हमें सही सुमेलित कर ले लीजिए। इन अधिनियमों को देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय शस्त्र अधिनियम। तो आप जानते हैं भारतीय शस्त्र अधिनियम जो है कब लागू हुआ था? भारतीय शस्त्र अधिनियम को अगर हम ध्यान से देखें तो भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में लागू हुआ था, ठीक है। इसके बाद शाही पद अधिनियम जो है 1876 में लागू हुआ। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम जानते हैं आप 1861 में हुआ। और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम कब हुआ था? तो भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में। क्लियर हो गया? एक बार फिर मिला लेते हैं हम। भारतीय शस्त्र अधिनियम को देखें अगर हम, तो भारतीय शस्त्र अधिनियम जो है 1878, यानी कि ए का 2 हो गया। शाही पद अधिनियम 1876, यानी कि बी का 1 हो गया। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में, यानी कि सी का 4 हो गया। और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। तो इस तरह से आपका हो गया ये D3। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4, 3, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? तो याद रखेंगे आप, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, भारतीय शाही पद अधिनियम 1876, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा गया है, सिक्किम का विलय, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, भारत में किसने किया था? तो आप जानते हैं कि सिक्किम का विलय कब हुआ था। ये अगर हम ध्यान रखें, अगर ये हमें याद होगा तो हम आराम से इसको पकड़ सकते हैं। तो सिक्किम का विलय हुआ था 1850 में, और 1850 में जब विलय हुआ था तो 1850 में किसका शासनकाल था? तो आप जानते हैं 1848 में से लेकर के 1856 तक लॉर्ड डलहौजी जो है शासन कर रहे थे। तो इन्हीं के शासनकाल में सिक्किम को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी, यानी विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, तो सिक्किम को, इसमें दार्जिलिंग वगैरह भी शामिल था उस समय।
तो इस सबको 1882 में ब्रिटिश शासन के अंदर मिला लिया गया था। और इसको अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो अगर देखा जाए तो भारत को सिक्किम को भारत का राज्य कब बनाया गया, संपूर्ण राज्य, तो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा गया। ये भी कई बार पूछा जा चुका है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 75वें संविधान संशोधन भी इसी से जुड़ा हुआ है, सॉरी 35वां संविधान संशोधन भी सिक्किम से ही जुड़ा है। तो 35वां संविधान संशोधन में सिक्किम को शायद इसको अर्ध राज्य या फिर इसको हम कह सकते हैं कि संघ शासित राज्य के रूप में मान्यता दी गई। और 76वें संविधान संशोधन में इसको जो है पूर्ण रूप से 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय इसका विलय हुआ था। और सिक्किम के बारे में और हम देखें तो सिक्किम जो है भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य है। ठीक है, ये भी भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य है, ये भी पूछा गया आपसे। अगला प्रश्न हम देखें, अगला प्रश्न पूछा गया है अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नेताओं में से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें तो ये कब से कब तक चला था, तो 7 सितंबर से 1 दिसंबर। ठीक है, 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो आप जानते हैं कि भारतीय कांग्रेस द्वारा केवल और केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया गया था, प्रथम और तृतीय में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो इस अधिनियम में प्रतिनिधि बनकर कौन गए थे कांग्रेस की तरफ से, इस अधिनियम में महात्मा गांधी गए थे कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, और इस सम्मेलन से महात्मा गांधी खाली हाथ वापस आए और इन्होंने ये कहा था कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, परंतु अपने देश की इज्जत को मैंने बट्टा नहीं लगने दिया। ये आपसे पूछा भी गया कि ये स्टेटमेंट उन्होंने कब दिया था, तो उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस लौटने के बाद दिया था कि मैं खाली लौटा हूँ लेकिन देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था उन्होंने, ये कई बार पूछा भी जा चुका है। तो इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि जैसे सरोजिनी नायडू और पंडित मदन मोहन मालवीय, ये दोनों लोग भी भाग लिए थे। ठीक है, द्वितीय सम्मेलन में ये दोनों लोग भी गए थे। और यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन भाग नहीं लिया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसी भी सम्मेलन में, किसी भी गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न सुमेलित करना है और ये पुस्तक है और इनके लेखक। ठीक है, तो इसको अगर हम सुमेलित करें तो कैसे सुमेलित करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आप जानते हैं गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की रचना है, ये तो आप जानते हैं। ए नेशन इन मेकिंग, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी की रचना है। ठीक है, और इंडिया विंस फ्रीडम किसकी रचना है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रचना है। और द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये लाला लाजपत की रचना हो गई। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं हम, इसका क्रम मिला लेते हैं। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन किसकी रचना है, तो तिलक की, लाजपत राय की, यानी कि A3। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक यानी कि B4। ए नेशन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी C1। और इंडिया मीन्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद D2, यानी कि 3-4-1-2, 3-4-1-2, अर्थात इसका जो है विकल्प A सही है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, ये कई बार पूछा जा चुका है और किताबें अक्सर पूछी जाती हैं। अब इस देखा जाए अगला प्रश्न क्या है, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीकुल मैसूर में स्थित है में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी।
तो आप जानते हैं कि इस समय डिंडीगुल में हैदर अली ने साम्राज्य संभाल लिया था। हैदर अली ने इस राज्य का पहले इसमें जो है हैदर अली ने मैसूर के, ये उस समय कौन थे, उस समय सेनापति थे, और इन्होंने धीरे धीरे वहाँ की सत्ता को अपने संभाल लिया और वहाँ के शासक बने। उसके बाद इनका पुत्र टीपू सुल्तान शासक बना। तो वहाँ पे जब ये शासक बने, नेतृत्व संभाला इन्होंने, तो इन्होंने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। ठीक है, आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की, और किसके सहायता से स्थापना की इन्होंने फ्रांसीसियों की सहायता से। यानी कि आप जानते हैं कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में प्रतिद्वंद्विता थी, तो फ्रांसीसियों की सहायता से इन्होंने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। कहाँ पे? डिंडीगुल, जो कि मैसूर में स्थित है। और इनका जो पुत्र था महान शासक, वो था टीपू सुल्तान। इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। टीपू सुल्तान ने भी अंग्रेजों से युद्ध किया और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में ये हार गए और इनको मृत्यु प्राप्त हुई। तभी से फिर से ये जो मैसूर है ये फिर जो है अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया, लेकिन उन्होंने एक कठपुतली शासक बैठा दिया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हैदर अली। अगला प्रश्न देखते हैं हम। कथन कांड संबंधित प्रश्न है। कथन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। ठीक है, जैसे कि कौन कौन व्यवस्था लागू थी उस पर चर्चा करते हैं हम। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। ये भी कथन सही है, और सही कथन की सही व्याख्या भी हो रही है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो आपको इस पर थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। तो आप जानते हैं कौन कौन भू पद्धति लागू थी। एक तो रैयतवाड़ी लागू थी। ठीक है, दूसरी महालवाड़ी, और तीसरी कौन सी थी? तीसरी थी अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी। अस्थाई बंदोबस्त इसको कहा जाता है। बंगाल, बिहार और गाजीपुर, बलिया, बनारस के जिलों में, क्षेत्रों में लगा था। ये 3 प्रकार के जो है भू राजस्व व्यवस्था स्थापित किए थे पूरे भारतवर्ष में। इसलिए कहा जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की। बिल्कुल सही है, और इससे भारतीय किसानों के अलग अलग वर्ग बन गए थे। ये भी सही है, क्योंकि अलग अलग व्यवस्था से कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा, कभी अधिक से भूकर, कहीं पे एकदम कृषक मजदूर बन गए, तो कहीं कुछ हालात अच्छे थे। इस तरह से अलग अलग वर्ग बन गए। तो ये कथन और कांड दोनों सही है और सही व्याख्या भी हो रही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम क्या है। ये था 2020 तक के प्रश्नों का संकलन। ठीक है, अगला चलते हैं 2019 के। 2019 के पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो 2019 का पहला प्रश्न पूछा गया है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है, तो नेटिव मैरिज एक्ट आप जानते हैं कब पारित किया गया था? 1872 में। ठीक है, 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था, और इस एक्ट के तहत 18 वर्ष एवं 14 वर्ष, यानी कि लड़कों के लिए 18 वर्ष, लड़कियों के लिए 14 वर्ष की आयु निर्धारित की गई थी, न्यूनतम आयु विवाह की। और इस एक्ट के तहत अंतर जाति विवाहों को इसमें अंतर जाति यानी एक जाति से दूसरे जाति में भी विवाह को मान्यता दी गई थी। ठीक है, और इसमें जो है बहुपत्नी प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था, यानी कि एक से अधिक पत्नियों को नहीं रख सकते, तो बहुपत्नी प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था और अंतर जाति विवाह को मान्यता दी गई थी। ठीक है, ये एक्ट कब पारित हुआ था? 1872 में, और इसमें उम्र क्या निर्धारित की गई थी? 18 वर्ष और 14 वर्ष। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। ये आंदोलन है, कृषक आंदोलन है, और इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो अगर ध्यान से अगर हम देखें इसे, तो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। सबसे पहले हम देखते हैं पावना विद्रोह। पावना विद्रोह कब लागू हुआ था? तो जानते हैं आप 1873 से 75 तक पावना विद्रोह लागू हुआ था। ठीक है, एका आंदोलन या एका आंदोलन कहिए तो एका आंदोलन जो है 1922 में लागू हुआ था, शुरू हुआ था। संथाल विद्रोह की अगर हम बात करें
तो 1855-56 में ये जो शुरू हुआ था। और ताना भगत आंदोलन की बात करें अगर हम, तो 1914 में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, पावना विद्रोह 1873-75 यानी कि A2। ठीक है, एका आंदोलन 1922 में यानी कि B3। संथाल विद्रोह 1855-56 यानी कि C1 और D4। क्या उत्तर हो जाएगा हमारा, इसका हमारा उत्तर हो जाएगा 2, 3, 1, 4 अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, एक बार और देख लेते हैं, याद रखेंगे आप। पावना विद्रोह 1873 से 85 तक, एका आंदोलन 1922 में, संथाल 1855-56 में, ताना भगत 1914 में, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए आगे चलते हैं। ये पूछा गया है कि कौन सुमेलित नहीं है, इधर घटना दी गई, इधर वर्ष दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सी घटना सुमेलित नहीं है। तो ये देखिए, भारतीय से जल सेना अधिनियम 1927। ठीक है, सबने अवज्ञा आंदोलन जानते हैं आप, 1930 में शुरू हुआ था, बिल्कुल सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन अभी हमने ऊपर देखा था इसको, 1931 सही है। सांप्रदायिक निर्णय यानी कम्युनल अवार्ड जो है कब घोषित किया गया था, ये कम्युनल अवार्ड जो है, कम्युनल अवार्ड 1933 की जगह नहीं, 1932 में घोषित किया गया था। ठीक है, कम्युनल अवार्ड कौन घोषित किया था, ये भी पूछा जाता था आपसे। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड। ठीक है, इन्होंने जो है कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अधिनिर्णय प्रस्तुत किया था 1932 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1932, यानी कि विकल्प डी जो है गलत है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये सुमेलित करने वाला है, इनके कार्यक्रम के अनुसार बताना है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि कौन सी घटना कब हुई थी। तो आप जानते हैं कि साइमन आयोग की नियुक्ति कब हुई थी। साइमन आयोग की नियुक्ति 1919 के सुधारों की समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद की जानी थी। तो 10 वर्ष बाद की जानी थी, तो लेकिन 1 साल पहले ही इसकी जो है नियुक्ति कर दी गई थी। कब की गई थी, 1927 में ही साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। और यह कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था। ठीक है, तो इसको हम देखें, 1927 में नियुक्ति पूछा है, इसलिए 1927 हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप जानते ही हैं, कब हुआ था, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919। ठीक है, और महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, ये तो जानते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुई थी। तो कब शुरू किया गया था दांडी आंदोलन, ये था आपका 12 मार्च 1930। और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कब हुई थी, तो फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई थी आपका, इनकी मृत्यु हुई थी 5 नवंबर 1915। ठीक है, यानी कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, साइमन कमीशन 1927, जलियांवाला बाग 1919 अप्रैल 1919 में। ठीक है, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु जो है 1915 में। और महात्मा गांधी की दांडी यात्रा जानते हैं आप, 1930 में। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, इसका क्रम हो जाएगा, पहले फिरोज शाह मेहता की मृत्यु होगी, फिर जलियांवाला बाग होगा, फिर साइमन कमीशन, और उसके बाद दांडी यात्रा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3 अर्थात विकल्प ए सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा, INA के अधिकारियों द्वारा पर मुकदमा चलाया गया था। तो INA का मतलब आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के जो अधिकारी थे, इनके ऊपर इनके 3 अधिकारी कौन कौन थे, तो वो थे मेजर शाहनवाज। ठीक है, मेजर शाहनवाज, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, और उसके बाद तीसरे जो व्यक्ति थे वो है कर्नल
प्रेम सिंह सहगल, ये 3 लोगों पर मुकदमा चलाया गया था। लाल किला मुकदमा इसको बोला जाता है, इसको हाँ लाल किला मुकदमा बोला जाता है। और आज़ाद हिंद फौज के तीनों अधिकारी जो है इन पे मुकदमा चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो 1945 में, 1945 नवंबर 1945 में यह मुकदमा चल रहा था। और इस मुकदमे को लाल किला मुकदमा भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी, तो इस मुकदमे में क्या हुआ था? इस मुकदमे में कांग्रेस ने एक समिति गठित की थी, वो था आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति, यानी कि आज़ाद हिंद को बचाने की समिति गठित की गई थी। और इस समिति का नेतृत्व जो मुकदमा लड़ा जा रहा था, तो इस मुकदमे के वकीलों का जो पैनल था उसका नेतृत्व किसने किया था? भूला भाई देसाई ने। भी पूछा गया आपसे, भूला भाई देसाई ने इस पैनल का नेतृत्व किया था। और ये 1945 में मुकदमा चला था और अंततः इन्हें छोड़ना ही पड़ा था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लाल किला दिल्ली, इसको लाल किला मुकदमा ही बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। कथन कांड से संबंधित प्रश्न है। कथन दिया गया है, बंगाल की एसोसिएटिक सोसाइटी की स्थापना हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो देखा जाए तो ये दोनों ही कथन सही हैं, दोनों कथन से और सही व्याख्या भी है, क्योंकि जो हेस्टिंग्स है इन्हीं के शासनकाल में बंगाल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और इन्हीं के शासनकाल में जो है तो सोसाइटी की स्थापना कब गई थी? इसको अगर हम देखें तो 1784 में बंगाल की एसोसिएटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1784 में। और हेस्टिंग्स का कार्यकाल देखा जाए तो 1774 से 85 था। तो इन्हीं के कार्यकाल में जो है ये बंगाल एसोसिएटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी और विलियम जोन्स के नेतृत्व में हुई थी। और ये भी सही है कि स्वयं हेस्टिंग्स ने विलियम जोन्स के पक्ष में इस पद की संस्था को अध्यक्षता स्वीकार करना अस्वीकृत कर दिया था। ठीक है, तो कथन कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। और संस्कृत जो है हेस्टिंग्स था वो संस्कृत, फारसी और अरबी के बहुत बड़ा विद्वान था, इन भाषाओं का अच्छा ज्ञाता था। तो यह संस्था जो थी ये इस संस्था के द्वारा कई भारतीय भाषाओं के संबंध में कई कार्य किए गए थे, जिससे कुछ बहुत से अनुवाद किए गए थे। जैसे आप देखेंगे कि भगवत गीता का अनुवाद जो है इस संस्था के संरक्षण में हुआ था। तो भगवत गीता का जो अनुवाद था वो किसने किया था? तो भगवत गीता का अनुवाद भगवत गीता का जो अनुवाद था वो चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें तो इस सोसाइटी का बहुत महत्व रहा भारतीय भाषाओं के विकास में। तो इस प्रकार दोनों कथन का दोनों से और सही व्याख्या भी है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा गया है। राष्ट्रीय पंचांग में कौन सा सही है राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में? तो कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है और राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था। तो देखा जाए तो ये दोनों ही कथन गलत हैं। ठीक है, ये दोनों ही कथन जो है गलत हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। कैसे गलत हैं? तो राष्ट्रीय पंचांग जो है विक्रम संवत नहीं बल्कि शक संवत पर आधारित है। ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत पर आधारित है और इसको जो है 22 मार्च 1957 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी, ऐसे स्वीकार किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे आप 22 मार्च 1957 को। इस तरह से दोनों कथन गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? नियोजित विकास का मतलब होता है कि योजनाबद्ध विकास, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं जो लागू की गई थी उसकी बात की जा रही है। तो इसका जो विरोध था वो सबसे पहले किसने किया था? तो विरोध इसका महात्मा गांधी ने किया था। और महात्मा गांधी ने विरोध क्यों किया था? क्योंकि वो जानते थे कि
औद्योगिकरण बढ़ने से मशीनीकरण बढ़ेगा और भारत की बड़ी संख्या है इसको जो है बेरोजगार रह जाएगी। ठीक है, मशीनीकरण के विरोधी थे न कि उद्योग के, लेकिन मशीनीकरण इसका प्रमुख शर्त है औद्योगिकरण का, इसलिए गांधी जी ने इसका विरोध किया था। लेकिन अंततः गांधी जी की बात नहीं मानी गई और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारी औद्योगिकरण किया गया था। ठीक है, लेकिन गांधी जी की बात आज भी उतनी सत्य है, क्योंकि आज भी बेरोजगारी का दर मशीनीकरण के कारण बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। सुमेलित करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि जो हुई थी वो 1765 में हुई थी। ठीक है, किसके बीच हुई थी? तो ये अंग्रेज व शाह आलम द्वितीय, अंग्रेज व शाह आलम द्वितीय के मध्य इलाहाबाद की संधि हुई थी 1965 में। मंगलौर की संधि कब हुई थी? तो 1784 में। किसके बीच हुई थी? तो ये है अंग्रेज व टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी मंगलौर की संधि। ठीक है, टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी। सालबाई की संधि, सालबाई की संधि कब हुई थी? तो सालबाई की संधि जो है 1782 में हुई थी। ये किसके बीच हुई थी? तो अंग्रेजों एवं मराठों के बीच हुई थी। ठीक है, और इसके बाद मद्रास की जो संधि थी वो 1769 में हुई थी। और यह संधि किसके बीच हुई थी? तो यह संधि हुई थी हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुई। ठीक है, तो इस तरह से देखें अगर हम, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा A4। ठीक है, इसके बाद मंगलौर की संधि 1784 में, तो B2, सालबाई 1782 में C1 और D3। तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? 4 2 1 3। 4 2 1 3 का मतलब विकल्प हो गया हमारा C विकल्प सही है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। पूछा गया निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो ये कुछ समझौते हैं, कुछ आंदोलन हैं, घटनाएं हैं, इनका क्रम हमें बनाना है। तो आप जैसे जानते हैं पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट जो है 26 सितंबर 1932 किसके बीच हुआ था? अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। ठीक है, अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को। अब इसके बाद देखते हैं हम गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो आप जानते हैं गांधी इरविन समझौता जो है ये हो गया था आपका, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। इसी के समझौते के बाद जो है आंदोलन समाप्त किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। क्रिप्स मिशन आप जानते हैं, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो भारत मार्च 1932 में क्रिप्स मिशन भारत 1942 में क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था। ठीक है, 3 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था। और तो इस तरह से हमारा क्या सही हो जाएगा? तो सबसे पहले कौन सा होगा? सबसे पहले होगा ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर इसके बाद हो जाएगा आपका गांधी इरविन समझौता, फिर इसके बाद हो जाएगा पूना पैक्ट, तब क्रिप्स मिशन। अर्थात सही विकल्प क्या होगा? 4 2 1 3, यानी कि विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा गया असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, असैनिक प्रशासन, तो इसमें पहला है लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, बिल्कुल सही है। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया है। तो जानते हैं आप बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय ही हुआ था, और इसका मतलब भी था कि प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। हालांकि ये बहाना था, लेकिन फिर भी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों कथन सही है, तो विकल्प क्या हो जाएगा? बी सही है। अगला प्रश्न देखा जाए, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने दिया था?
तो जैसा कि आप जानते हैं CR फार्मूला किसने दिया था? राजगोपालाचारी ने। राजगोपालाचारी ने 10 जुलाई 1944 को CR फार्मूला प्रस्तुत किया था और CR फार्मूला के अंतर्गत जो है गांधी जी इसे स्वीकृति दिए थे, लेकिन जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया था। 10 जुलाई 1944 को, ये डेट आप याद रखिए क्योंकि पूछा जाएगा आपसे दोबारा। तो ये जो है CR फार्मूला राजगोपालाचारी ने जारी किया था। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न पूछा गया, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इस पुस्तक के लेखक जो है महान भारतीय इतिहासविद बिपिन चंद्रा हैं। इनकी बहुत सी पुस्तकें इतिहास से संबंधित है और इनका निधन भी हो गया हाल ही में। ठीक है, ये बिहार से जुड़े थे और इन्होंने बहुत ही बिपिन चंद्रा की किताबें बहुत ही अच्छी किताबें मानी जाती हैं और आधुनिक भारत के संदर्भ में इनकी किताबें बहुत प्रामाणिक हैं। तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित को घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इन घटनाओं को क्रम बनाना है। तो महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किया था? तो आप जानते हैं 26 अक्टूबर 1947 को। भारत संविधान कब लागू हुआ था? तो जानते हैं आप 26 नवंबर 1949 को। जम्मू कश्मीर पर उदारता संपन्न संविधान ने भारत के विलय को अनुमोदित कब किया था? तो ये हुआ था 11 नवंबर 1957 को। और जम्मू तथा कश्मीर का नया संविधान कब लागू हुआ था? ये 26 नवंबर 1957 को। 11 नवंबर 1957 को विलय का अनुमोदन किया था और 26 नवंबर 1957 को इसका संविधान लागू हुआ था। तो इस तरह से हमारा क्रम क्या हो जाएगा? हमारा क्रम हो जाएगा, इस सब क्रम से ही दिया हुआ है। ये 47 है, ये 49 है, ये 11 नवंबर 1957 है और ये 26 नवंबर 1957 है। तो जम्मू कश्मीर संविधान 26 नवंबर 1957 को हुआ था। तो ये क्रम हमारा क्या हो जाएगा? हमारा क्रम हो जाएगा, हमारा क्रम इसका हो जाएगा, कौन सा क्रम हो जाएगा? तो 1 2 3 4 सभी क्रम से सही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2020 और 19 के प्रश्नों को देख लिया है आधुनिक भारत एवं स्वतंत्रता संघर्ष से। अन्य प्रश्नों को भी हम देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।